नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक, जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले मैंने इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था यानी जो संविधान है आपका, वहाँ से भी मैंने 100 प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण थे उनको करा दिए हैं। तो वो वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी हमारे चैनल पर, उसको देख लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1892। देखिए, जहाँ पर समझाना जरूरी होगा उस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। नीति आयोग से क्या तात्पर्य है? दूसरा क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि आ गया, खनन आ गया, मत्स्य पालन आ गया, वानिकी आ गया। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों को रखा गया, उद्योग धंधे से संबंधित जो भी हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र है, यानी कि बैंकिंग, व्यापार, व्यवसाय, ये सारी चीज़ें हैं। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो गई तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मांग में कमी आएगी। आप लोग समझ सकते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए अभी प्याज 20 रुपये किलो है, तो सभी लोग खा रहे हैं, गरीब अमीर सभी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन प्याज की कीमत मान लीजिए बढ़ जाए, 100 रुपये किलो हो जाए, तो उसकी मांग में कमी आ जाएगी, क्योंकि गरीब लोग खा ही नहीं पाएंगे, अमीर लोग ही खाएंगे। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि पर मांग कम हो जाती है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से। भारत में गरीबी कैलोरी के आधार पर तय की गई है। मतलब शहरों में अगर बात करें तो अगर आप 2100 कैलोरी प्रतिदिन ग्रहण करते हैं या उससे कम ग्रहण करते हैं तो आपको गरीब की श्रेणी में रखा जाएगा। गाँवों में, चूँकि गांव के लोग मेहनती होते हैं, इसलिए कैलोरी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। गांव में कहा गया है अगर आप 2400 कैलोरी से कम या इतनी ही अर्जित करते हैं एक दिन में तो आप गरीब हैं। अगर इससे ज़्यादा अर्जित करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। देखिए, हो सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही हो, क्योंकि अभी इसका जो रिकॉर्डर है इतना सही है नहीं, दूसरा मंगाना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ लीड लगा के सुनिए, जो भी आपके पास हेडफोन है उसको लगा लीजिए। फिर आपका 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? यानी कि आपको गलत कथन बताना है। पहला देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति के सिफारिश के आधार पर हुई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर डी वाला देखिए, शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनियामक संस्था सेबी है, यानी सेबी एक संस्था है जो कि शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि ए, बी और डी सही है। अब सी वाला देखिए क्या कह रहा है। सी में कह रहा है भारत में मान्यता प्राप्त बाजार मात्र 2 हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत में अभी अगर बात करें तो 23 मान्यता प्राप्त बाजार हैं, शेयर बाजार हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? देखिए, बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि नोटों पर लिखा होता है, वो बैंकों का बैंक है। मतलब बैंक वहाँ से पैसे का लेन देन करते हैं, हम लोग नहीं। तो देखिए, बैंक जब, जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं, यानी जहाँ पर हमारा खाता खुला होता है, उनको वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। तो जब ये रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं पैसा, तो रिजर्व बैंक इन पर एक आप कह सकते हैं ब्याज दर लगाता है, उसको बोलते हैं रेपो दर। रेपो दर कौन लगाता है? भारतीय रिजर्व बैंक से जब कोई बैंक उधार लेता है तो। लेकिन कभी कभी नौबत ऐसी आती है या कंडीशन ऐसी बनती है, जब देश में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो रिजर्व बैंक इंडिया क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों से पैसा ले लेता है, वापस ले लेता है। मतलब उधार कौन लेता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किससे लेगा? वाणिज्यिक बैंक से। तो रिवर्स रेपो दर उसको हम लोग बोलेंगे, उस दर को रिवर्स रेपो दर बोलेंगे। देखिए, समझिए इस बात को थोड़ा सा। जब वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेंगे तो जो ब्याज लगेगी उसको बोलेंगे रेपो दर। लेकिन जब रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से लेगा
तो बदले में उनको जब वापस करेगा रिजर्व बैंक तो कुछ ब्याज देगा, तो उसको रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। बात समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में आप इतना याद रखिए, निम्न स्तरीय जो वस्तुएं होती हैं उनके संबंध में मांग का नियम असफल हो जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न स्तरीय वस्तुओं को एक बात और ध्यान रखिए, गिफिन वस्तुएं कहती हैं। गिफिन वस्तुएं किसको बोलते हैं? निम्न स्तरीय वस्तुओं को। आपूर्ति वक्र के साथ चलने को क्या कहते हैं? जब आपूर्ति वक्र आपका साथ चलता रहता है तो उसको बोलते हैं आपूर्ति में विस्तार। आपूर्ति का ये विस्तार संकेत करता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। यहाँ पर डिटेल में पढ़ाने से फ़ायदा भी नहीं है, समय आपका चला जाएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। देखिए 10 नंबर का जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए बाजार के प्रकार यहाँ पर दिए हैं, अल्पाधिकार, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, और यहाँ जो क्रेता और विक्रेता उनकी संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो आपका सही होगा ए, यानी कि पहले में बी सही होगा, दूसरे में सी, तीसरे में ए। अब समझ लीजिए कैसे, ये समझना थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए पहले में बी यानी कि अल्पाधिकार। कुछ बाज़ार ऐसे होते हैं जहाँ पर विक्रेता बहुत होते हैं, मतलब बड़े विक्रेता होते हैं, कुछ बड़े विक्रेता होते हैं और क्रेता जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। देखिए विक्रेता मान लीजिए 20 हैं और क्रेता मान लीजिए 1000 हैं, तो ये होता है अल्पाधिकार, यानी हर एक विक्रेता को थोड़ा थोड़ा अधिकार है, थोड़े थोड़े लोग हर एक विक्रेता के पास जा रहे हैं, वस्तुओं को खरीद रहे हैं। लेकिन दूसरा देखिए एकाधिकार। एकाधिकार मतलब एक ही व्यक्ति का जब अधिकार हो जाए, यानी कि विक्रेता एक हो और ख़रीदने वाले खूब ज़्यादा हों। तो दूसरे में देखिए सी है, यानी कि ये वाला होगा। एक विक्रेता है परंतु अत्यधिक क्रेता, बेचने वाले एक हैं, खरीदने वाले अधिक हैं, तो इसको बोलेंगे एकाधिकार। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जब अच्छे से प्रतियोगिता हो, स्पर्धा हो, तो यानी कि जब क्रेता विक्रेता दोनों अधिक रहेंगे, खरीदने वाले भी अधिक हैं, बेचने वाले भी अधिक हैं, तो प्रतियोगिता होती है। जैसे कंपटीशन में जब सभी लोग अच्छे से पढ़े रहते हैं तो कंपटीशन अच्छा होता है, लेकिन जब कोई पढ़ता ही नहीं है, 1-2 लोग पढ़ते हैं, तो उनका नाम तो आ ही जाना है। तो वही चीज़ है पूर्ण प्रतियोगिता, अत्यधिक विक्रेता और अत्यधिक क्रेता। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, भी थोड़ा सा समझना है आपको। कर आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? मतलब जिस आय पर आपके कर लगता है, टैक्स लगता है, मान लीजिए आपकी 2 लाख की आय है, उस पर टैक्स लगता है, तो अगर उसी को बोला गया है क्या? कर आधार। जो 2 लाख की आपकी आय है उसको बोला गया कर आधार, यानी जिस आधार पर कर लगता है। तो अगर उसमें वृद्धि हो गई, मान लीजिए कर आधार में वृद्धि हो गई, तो आपके कर में भी वृद्धि हो गई, यानी टैक्स में भी वृद्धि कर दी गई, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए मान लीजिए आपकी आय 2 लाख थी, उसका 10% आपको देना पड़ता था, लेकिन अब आपकी आय हो गई 4 लाख रुपए, तो अब 4 लाख का 10% देना पड़ेगा। ये नहीं है कि 2 ही लाख का 10% देना पड़ेगा। आय बढ़ी तो जितनी आय रहेगी उसका 10%, समझे? जैसे 100 रुपये का 10% मान लीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी आय थी 100 रुपये, 10% देते थे, मतलब कर टैक्स देते थे 10%, यानी 10 रुपये आप देते थे। 100 रुपया कमाते थे, 10 रुपया टैक्स देते थे। फिर मान लीजिए आपकी आय बढ़ के हो गई, मान लीजिए हो गई 200 रुपये, 200 रुपये, तो अब फिर 10% इसका देंगे, तो कितना देंगे? 10% कितना होगा? यानी 20 रुपये। पहले आप देते थे 100 पे 10 रुपये, 200 पे 20 रुपये देंगे, यानी कि कर आधार में वृद्धि के साथ ही कर की दर में भी वृद्धि हो गई। इसी को बोलते हैं प्रगतिशील कर। लेकिन एक कर होता है कि बढ़ता नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रतिगामी कर। ऑप्शन सी अगर करें तो ये इसका एकदम अपोजिट है, मतलब 100 रुपये पर आप 10 रुपये टैक्स देते थे, 200 रुपये होगा, फिर भी आप 10 ही रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो प्रतिगामी कर होता है। स्वर्ण जयंती, ये देखिए 12 नंबर का प्रश्न, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शॉर्टकट में इसको ये बोलते हैं, आप देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म सर्च कर लीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है? तो देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, शहरी से ही स्पष्ट हो रहा है, शहर से संबंधित है, तो इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों उपलब्ध कराना, शहरी क्षेत्रों में। 13 नंबर का प्रश्न, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है?
ये भी समझने वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो एक कृषि क्षेत्रों में है, ऑप्शन ए सही होगा। मैं आपको बताऊंगा इसका ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा। देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी किससे कहते हैं। देखिए, छिपी बेरोजगारी, बेरोजगारी का वह प्रकार है जहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 बीघे खेत है और 10 बीघे में आपके 20 कुंटल गेहूँ उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें काम कितने करते हैं, 20 लोग हैं। 20 लोग काम करते हैं, 2 बीघे खेत है, 10 कुंटल, या फिर आप मान लीजिए कि 10 कुंटल, 10 बीघे खेत है और 10 ही कुंटल गेहूँ उत्पन्न होता है, 10 ही लोग काम करते हैं। ऐसा मान लीजिए 10 बीघे खेत, 10 कुंटल गेहूँ, 10 लोग काम करते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि आपने 5 ही लोग को काम करने दिया, 5 लोग चले गए कहीं अलग, 5 लोग कहीं अलग चले गए, 5 ही लोग काम कर रहे हैं, फिर भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, 10 ही कुंटल, 10 बीघे में उत्पादन 10 ही कुंटल, यानी उत्पादन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब जो 5 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे थे वो लोग कौन थे, वो लोग छिपे हुए बेरोजगार थे जो दिख नहीं रहे थे। तो ऐसी बेरोजगारी हमेशा कृषि क्षेत्रों में ही देखने को मिलती है, छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब आवश्यकता से अधिक, ज़रूरत थी 5 की लेकिन काम कर रहे थे 10, 10 में से 5 चले गए, 5 ही काम कर रहे हैं, फिर भी उत्पादन उतना ही हो रहा है। 10 आ गए फिर भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, तो फ़ायदा क्या है, यानी इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती है, लेकिन अगर कृषि ऑप्शन ना दिया होता तो ग्रामीण हम क्षेत्र लगा देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, लेकिन दोनों दिया है तो कृषि क्षेत्र लगाएंगे, क्योंकि कृषि क्षेत्र ज़्यादा निकट है, एग्जैक्ट है। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। समाजवाद की बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं, दास कैपिटल को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। इसके लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। समाजवाद के जनक आप कह सकते हैं कार्ल मार्क्स को, उन्होंने ही दास कैपिटल लिखा है, इसको समाजवाद की बाइबिल भी कहते हैं। अगर हम बात करें एशियन ड्रामा की, तो एशियन ड्रामा के जो लेखक हैं वो हैं, आप कह सकते हैं कि गुरनाल मिडल, एक लेखक हैं गुरनाल मिडल, वो हैं एशियन ड्रामा के लेखक। अगर हम बात करें कि ये जो है आपका वैल्यू एंड कैपिटल, इसके लेखक कौन हैं, वैल्यू एंड कैपिटल, तो इसके लेखक हैं जॉन रिचर्ड हिक्स। आप लोग याद रखिएगा, जॉन रिचर्ड हिक्स, एशियन ड्रामा के गुरनाल मिडल। और अगर बात करें इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, यानी जो पहला है, इसके लेखक कौन है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के, तो इसके लेखक हो जाएंगे ऑर्थर सिसिल पिग्यू, ऑर्थर सिसिल पिग्यू। फिर 15 नंबर का प्रश्न है आपका, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। आपूर्ति पक्ष का जो अर्थशास्त्र होता है, ये देखिए, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र निर्माता पर बल देता है, अधिक जोर देता है, बस इतना आप जानिए। फिर है 16 नंबर का प्रश्न है, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में कौन सी 2 वस्तुएं खाद्यान्न की हैं, यानी कृषि उत्पाद हैं जो खाद्यान्न हैं। तो चावल और चीनी, ये कृषि उत्पाद हैं, खाद्यान्न हैं, खाने वाली फसलें हैं। जैसे कहवा, मसाला और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग भेजते हैं, निर्यात करते हैं, लेकिन उन्हीं में से 2 ऐसी वस्तुएं जो खाद्यान्न यानी कृषि उत्पाद हैं, चावल और चीनी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चालू अनुपात। देखिए, अनुपात इसमें भी लगा है, चालू अनुपात, द्रव्यता अनुपात। अब यहाँ देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझाया नहीं जा सकता है, उसके लिए बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी या फिर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। 18 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर सर्वाधिक है। प्रजनन दर, तो ऑप्शन डी सही होगा, नाइजीरिया। हालांकि बुक में बता रहा था माली, लेकिन माली में जो प्रजनन दर है वो 5 कुछ है और नाइजीरिया में 6 समथिंग है, तो नाइजीरिया में ज़्यादा होगी। ये 2022 के आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, नाइजीरिया, ऑप्शन डी सही होगा। 19 नंबर का प्रश्न है, 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार लागू किया गया। एमएसपी, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, आप जानते हैं इस पर सारी चीज़ें। एमएसपी जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों से संबंधित है। पहली बार कब लागू हुआ, 1965 में। किस फसल पर, धान के फसल पर, धान। देखिए, बारिश होने लगी है तो मैं तेज़ी से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है,
इसमें क्या सम्मिलित होता है, 20 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें शामिल होता है पूंजी खपत भत्ता, सकल राष्ट्रीय आय में पूंजी खपत भत्ता शामिल होता है, इसलिए अधिक होती है। अब देखिए बारिश तेज़ हो गई तो मैं छत पर हूँ, अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। 21 नंबर का प्रश्न है आपका, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम 10 सदस्य। देखिए कहीं कहीं 9 लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर 9 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम लोग 10 को लगा देंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, उसकी अवधि क्या थी? तो 12 से 17 तक, 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए टोकरी बनाना, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी कुम्हार, ऑप्शन डी पुजारी। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो टोकरी बनाना, माली यानी कि फूल बनाना, कुम्हार जो कि दिए दीपक बनाता है, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। लेकिन जो पुजारी है ये सेवा क्षेत्र है, पुजारी सेवा क्षेत्र में आता है, और सेवा क्षेत्र मैंने आपको बताया था तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर शायद अनार्जित, यहाँ पर होगा अनार्जित संपत्ति, ओके, जो अर्जित नहीं की गई है, पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में रही है। वो किससे जुड़ी है? तो बैंकिंग प्रतिष्ठान से जुड़ी है, ऑप्शन बी सही होगा। इसको समझ लीजिए, अनार्जित संपत्ति किसे कहते हैं? मतलब जैसे बैंक ने आपको लोन दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऋणधारक होते हैं जो अपना कर्जा, अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, तो वो जो राशि है, वो जो संपत्ति है, उसी को बोलते हैं अनार्जित संपत्ति। मतलब जो अर्जित ना की गई, यानी बैंक द्वारा दी गई ऐसी राशि जो बैंक को वापस ना मिली हो, तो उसको बोलते हैं अनार्जित संपत्ति, यानी बैंकिंग प्रतिष्ठान से संबंधित है। 25 नंबर का प्रश्न है, 1 रुपये के नोट तथा 1 रुपये के सिक्के, ये देखिए टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो गई है, 1 रुपये के नोट तथा 1 रुपये के सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो आप सभी लोग जानते हैं वित्त मंत्रालय के पास है। बाकी सारे नोटों पर आप कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है, लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर अगर आप साइन देखेंगे तो वित्त मंत्रालय का साइन होता है। तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब आया? तो 2003 में आया था, वर्ष 2003 में तंबाकू और सिगरेट अधिनियम आया था। ये देखिए सारी चीज़ें कुछ रटने वाली हैं, तो उसको मैं ऐसे आपको पढ़ा देता हूँ। फिर देखिए मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास सूचकांक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है यूएनडीपी का। ये भी आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग कब बना है? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है, 1 जनवरी 2015। पहले इसका नाम क्या होता था? योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। 29 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट ने धारणीय विकास की अवधारणा पर बल दिया है? तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है ये आप कह सकते हैं नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, और इसी आधार पर धारणीय विकास की अवधारणा बताई गई है। धारणीय विकास यानी जो सतत विकास है उसी को हम लोग धारणीय विकास भी कहते हैं। तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट आप याद रखिए। किस सरकार ने मथुरुपूड़ योजना शुरू की है? मथुरुपूड़ योजना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। इसकी शुरुआत कब की गई है? तो आप कह सकते हैं 2 अक्टूबर 2017 को, 2 अक्टूबर 2017 को मथुरुपूड़ योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने की है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनकी स्वास्थ्य को, मतलब उनके स्वास्थ्य को अच्छे से मैनेज किया जाए कि कौन कौन सी चीज़ें आवश्यकता पड़ती हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं की जाए। मथुरु योजना का उद्देश्य यही है। फिर यहाँ पर है पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति ऑप्शन बी सही होगा, तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन आप सभी लोग जानते हैं। अब देखिए दुग्ध क्रांति,
आप लोग जानते हैं एक जैसे उसको क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति। हाँ, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति। और एक होता है आप कह सकते हैं कि नील क्रांति। नील क्रांति जो संबंधित है वो मछली उत्पादन से। तो ये भी पूछ सकता है, कभी कभी मिलान दे देता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे। तो आप लोग ये जाने रहिए। तो पीली क्रांति तिलहन, श्वेत क्रांति दूध, नीली क्रांति मछली और हरित क्रांति खाद्यान्न। फिर यहाँ पर 32 नंबर का आपका प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। हालांकि अगर ये पूछे आपसे कि भारतीय खाद्य अधिनियम कब आया था, तो 1964 में आया था। भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 में आया था और उसी के आधार पर 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हो गई। सेवा संस्था कब स्थापित की गई, वर्ष 1972 में। सेवा संस्था। अधिभार अस्थायी है। अधिभार क्या है, कौन सा अस्थायी, मतलब अधिभार अस्थायी सब्सिडी इसको बोल सकते हैं। जो अधिभार होता है इसको हम लोग अस्थायी सब्सिडी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। देखिए कुछ प्रश्न रटने वाले हैं, जो डेट हैं ये सब रटने वाले हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें आशा वर्कर कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, कभी हॉस्पिटल में जाइए तो वहाँ पर जो काम करती हैं, वैसे नर्स कहा जाता है, लेकिन जो गाँवों में काम करती हैं तो उनको लोग आशा कहते हैं। अक्सर गाँव में जो शिक्षा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित काम करती हैं महिलाएं, उनको हम लोग आशा कहते हैं। पुरुष भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, महिलाएं ज़्यादातर होती हैं, मेरे गांव में तो हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। गुड एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। अगर पूछे जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। फिर यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बाल विकास का मुख्य उद्देश्य था शिशु मृत्यु दर घटाना, क्योंकि पहले क्या होता था कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते थे इनकी बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती थी, अधिकतर बच्चे मर जाते थे, आप कह सकते हैं उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो शिशु मृत्यु दर घटाने का काम एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के तहत किया गया था। अब इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है। उत्पादन के कारक होते हैं भाई, किसी क्षेत्र में अगर हमें कोई फैक्ट्री खोलनी, कोई चीज़ उत्पादित करनी है, तो किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उसी को बोलते हैं उत्पादन का कारक। तो सबसे पहले तो भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी भाई, कुछ धन कुछ लगाना पड़ेगा आपको। फिर श्रम यानी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब उत्पादन के कारक हैं, लेकिन उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश ये कोई कारक नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। SEZ से तात्पर्य क्या है, तो इसका फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बस इतना आप याद रखिए। ऑप्शन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या कितनी है, तो आप मानिए ये 14, यानी कि 1969 में 14 बैंक आपके पहली बार राष्ट्रीयकृत हुए थे। मतलब पहली बार उसी टाइम किया भी गया था, ऐसा नहीं था कि उसके पहले राष्ट्रीयकृत किया गया था। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, और शायद ये जनवरी में किया गया था, मुझे डेट नहीं मालूम है, बट जनवरी था, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 41 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई। देखिए वर्ष 2008 में गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना प्रारंभ हुई। इसको बोलते हैं मनरेगा, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, मनरेगा। लेकिन अगर ये गांधी हटा दे, सिर्फ आपसे इतना पूछे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, तो ये हो जाएगा नरेगा। तो 2005, अगर नरेगा पूछे तो 2005, क्योंकि नरेगा का ही 2008 में नाम बदल करके मनरेगा रख दिया गया। फिर यहाँ पर है, RBI की स्थापना किस समिति की संस्तुति के आधार पर हुई थी, तो रॉयल कमीशन, एक समिति थी रॉयल कमीशन नाम की, उसी के आधार पर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना तथा इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया।
छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था। ऑप्शन डी सही होगा। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1980 से 1985 तक थी। ऑप्शन बी सही होगा। PUR यानी पूरा का पूरा नाम क्या है? इसको आप देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, बट पूरा की शुरुआत किसने की? APJ अब्दुल कलाम ने पूरा की शुरुआत की थी। APJ अब्दुल कलाम। 46 नंबर का प्रश्न है आपका, राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा। राजकोषीय जो नीति या फिर निर्णय लिया जाता है राजकोष से संबंधित, उसका निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, मैं तेज़ी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे और आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कोई चीज़, कोई ऑप्शन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि यूके सिंघा समिति क्या थी, नंदन नीलेकड़ी समिति क्या थी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसलिए मैं तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान से पढ़िए, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नंदन नीलेकड़ी समिति। नंदन नीलेकड़ी समिति डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए और वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए। MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 49 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है, विमुद्रीकरण के बाद निम्नलिखित में से किस मूल वर्ग के नोटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया? विमुद्रीकरण का मतलब यहाँ पर है डीमोनेटाइजेशन, या जिसको आप नोटबंदी भी कह सकते हैं। डीमोनेटाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विमुद्रीकरण या फिर नोटबंदी कहिए। तो जब नोटबंदी हुआ तो किस प्रकार के नोट पूरी तरीके से बंद हो गए? 1000 के। ऑप्शन डी सही होगा, 1000 के नोट पूरी तरीके से बंद हो गए। तो आप कहेंगे सर 500 भी तो बंद हुए थे, लेकिन देखिए 500 बंद हुआ था, लेकिन बंद नहीं हुआ था, उसका रूपांतरण कर दिया गया था। मतलब पुरानी नोटें बंद हो गई थी, नए नोटें जारी कर दी गई थी, लेकिन 1000 का नोट नहीं जारी किया गया, यानी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? रबड़ के मामले में अगर बात करें तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, केरल। केरल रबड़ के मामले में अग्रणी है। केरल में मसाले भी होते हैं खूब ज़्यादा, लेकिन सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर रबर आएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम सीमित संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 10। बैंकिंग कारोबार की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो जो साझेदार होते हैं उसकी अधिकतम सीमित संख्या 10 होनी चाहिए। फिर यहाँ पर है, कौन सी क्रांति सेब के अधिक उत्पादन से संबंधित है? सेब से संबंधित है तो गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति सेब से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगर हम बात करें श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन मैंने बताया था। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। लाल क्रांति एक तो टमाटर से संबंधित है, दूसरी मांस उत्पादन से भी संबंधित है। तो मांस उत्पादन से संबंधित, टमाटर उत्पादन से संबंधित क्रांति है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, गुलाबी क्रांति सेब के उत्पादन से संबंधित है। 53 नंबर का प्रश्न है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं केसर जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, और इसका ज़िला मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा, बट जम्मू कश्मीर यहाँ पर राज्य पूछा है तो आपको इतना बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर ऑप्शन सही होगा, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। किसी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है राजस्व प्राप्ति की कुल राशि। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। बजट घाटा आप समझ सकते हैं बहुत आसान। जैसे मान लीजिए आपका घाटा कब लगता है, जैसे आपकी कमाई है 100 रुपये लेकिन खर्च होता है 120 रुपये। डेली आपकी कमाई है 100 रुपये, एक दिन में 100 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन एक दिन में 120 रुपये खर्च हो जाता है। तो 20 रुपये आप कहाँ से लाते हैं भाई? कमा के लाए हैं 100 रुपये, खर्च करते हैं 120, तो 20 रुपये आप किसी से कर्जा लेंगे, उधार लेंगे, तो उसे ही बोलते हैं बजट घाटा। यानी आपका बजट घाटा 20 रुपये हुआ, ऐसा सरकार का होता है। सरकार की इनकम कम है और जो है कि व्यय ज़्यादा होता है, तो वह राशि जो सरकार उधार लेती है, यानी सरकार को जो उधार लेनी पड़ती है, उसे ही बजट
घाटा कहते हैं केंद्र सरकार का। 55 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? माध्यमिक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, खनन, या फिर अगर आप बात करें वानिकी, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र हैं। और द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग माध्यमिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें उद्योग शामिल किए जाते हैं। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये दोनों, बैंकिंग और स्वास्थ्य, ये सब तृतीयक क्षेत्र हैं, यानी सेवा क्षेत्र। कृषि आपका प्राथमिक है, उद्योग द्वितीयक है, द्वितीयक को हम लोग माध्यमिक बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत की जीडीपी की गणना करता है? जो भारत की जीडीपी है उसकी गणना कौन सा विभाग करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन डी सही होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। फिर यहाँ पर है, भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 86%। यानी जब अपने यहाँ नोटबंदी की गई थी तो कितने नोटों की नोटबंदी की गई थी? एक प्रकार से कितने संपत्ति की आप कह सकते हैं। तो जितना भी हमारे यहाँ नगद था, उस समय हमारे देश में जितना भी नगद था उसका 86% लगभग इसी के अंतर्गत आ गया था, डिमोनेटाइजेशन के अंतर्गत। क्योंकि दो बड़ी नोटें बंद कर दी गई थी, एक तो 500 की, एक 1000 की, और ज़्यादा रुपया इसी में होता है। 10 की नोटें बंद करेंगी तो उसमें कहाँ उतना उसकी वैल्यू नहीं है ना। तो इसलिए 86% नगद मूल्य का था। अब ये देखिए बढ़िया प्रश्न है 58 नंबर का, नए नोट का आकार क्या है? जो 500 का नया नोट जारी किया गया है उसका आकार है 66 मिलीमीटर गुणे 150 मिलीमीटर। तो ये 66 जो है ये शायद चौड़ाई है और लंबाई कितनी है? 150 ऐसे। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 59 नंबर का प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर पूछे जूट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, बिहार। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर बिहार। तो इसको आप समझ लीजिए। अगर विश्व में बात करें सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो पश्चिम बंगाल। देखिए सॉरी यहाँ समझने वाली बात है। देखिए, अगर पूछे भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल। अगर विश्व में बात करें सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बांग्लादेश, क्योंकि पश्चिम बंगाल के पास ही है बांग्लादेश। तो विश्व में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है, भारत में पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पर है 60 नंबर का प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र या कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात में, और दूसरा जो है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र, पहला गुजरात सबसे ज़्यादा। तो पहला आपको लगाना है। अग्रणी का मतलब क्या होता है? पहला। ऑप्शन ए गुजरात सही होगा। मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो 100 दिन के लिए, मतलब 100 दिन की गारंटी दी जाती है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऐसे इसका कुछ फुल फॉर्म है, आप देख लीजिएगा। मतलब 100 दिन की गारंटी दी जाती है कि आपको 100 दिन काम मिलना ही मिलना है। फिर यहाँ पर जो है आपका 62 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम का ब्याज कितना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अगर आप कराए हुए हैं तो जोखिम के समय आपको कितने रुपए दिए जाते हैं? 2 लाख। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व के नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? योनो। अब देखिए यहाँ पर योनो आपको समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। YONO आप इतना समझ लीजिए, एसबीआई का एक डिजिटल उत्पाद है, बस। ऑप्शन बी। उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है? तो उत्पाद शुल्क मतलब टैक्स आप कह सकते हैं, ये राजस्व से संबंधित है, राजस्व विभाग। ऑप्शन बी सही होगा, बहुत आसान है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है 65 नंबर का। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा किसके विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? सरकारी प्रतिभूतियाँ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियाँ ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के क्रय विक्रय से संबंधित हैं।
66 नंबर का प्रश्न है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। 66 नंबर का आपका प्रश्न है 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना है और गरीबों वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई? तो 1975 में इसकी शुरुआत की गई और उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी, मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी थी। उन्होंने ही ये मतलब 20 सूत्रीय कार्यक्रम इसको बोल सकते हैं हिंदी में। 20 पॉइंट प्रोग्राम 20 सूत्रीय कार्यक्रम, इसमें 20 उद्देश्यों को शामिल किया गया कि इस पर हमें काम करना है 1975 में। फिर यहाँ पर है बुल और बियर शब्द किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? शेयर मार्केट के लिए। बुल का मतलब होता है बैल और बियर का मतलब भालू। तो शेयर मार्केट से संबंधित शब्दावली है, इसका आप अलग मतलब मत समझिएगा। इसको आप जब पढ़ेंगे शेयर मार्केट के संदर्भ में तो वहाँ पर इसका मतलब दूसरा आपको बताया जाएगा। चलिए मैं समझा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए शेयर बाज़ार में आप शेयर खरीदते बेचते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा और किस आशा से खरीदा? लाभ की आशा से। कोई शेयर आपने खरीद लिया शेयर बाज़ार में कि इससे मुझे ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो उसको बोलते हैं, उस शेयर को बोलते हैं तेजड़िया या फिर बैल। उस शेयर को क्या बोलते हैं? तेजड़िया या फिर बैल। लेकिन मान लीजिए बाज़ार में कीमत गिर गई और आपको नुकसान हो गया। आपको वो जो शेयर खरीदा था उसको आपको बहुत सस्ते दाम में बेचना पड़ा, यानी कि डर से आपने बेच दिया। कीमत गिरने के भय से आपको वो सस्ते में बेचना पड़ा उस शेयर को, तो उसको बोलते हैं भालू या फिर मंदड़िया या फिर बियर बोलते हैं। अब ये समझ में आपके नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा अलग टॉपिक है ये। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ था? बेंगलुरु में, कोलकाता में आप कह सकते हैं। प्रारंभ में था, बाद में इसको मुंबई लाया गया। फिर यहाँ पर एक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली, ऑप्शन सी सही होगा। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु। अगर पूछें कॉफ़ी कहाँ ज़्यादा पैदा होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कर्नाटक में है, और अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो असम में भी कॉफ़ी ज़्यादा पैदा होती है। लेकिन कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का बात करें तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। ऑप्शन सी आपका सही होगा। बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर ब्याज नहीं दे सकता, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसको बोलते हैं बेस रेट। अब ये समझ लीजिए, प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, बैंक आपको कर्ज देता है, बैंक आपको कर्ज देता है तो उस पर ब्याज लेता है। लेकिन मान लीजिए वो कम से कम अगर ब्याज लगाए तो कितना ब्याज लगा सकता है? कम से कम, उसी को बोलते हैं हम लोग बेस रेट, यानी वो न्यूनतम ब्याज दर जिस पर बैंक किसी को कर्ज देता है उसको बोलते हैं बेस रेट। रानी की बाव किससे संबंधित है? रानी की बाव, तो जो 100 रुपये का नोट है, आप लोग कभी उसको ध्यान से देखिए, उस पर कोई चित्र बना हुआ है। देखिए हर एक नोट पर कोई ना कोई चित्र बना है। 50 के नोट पर, 100 के नोट पर, 500, 10, 20, 2000। 2000 के नोट पर कौन सा चित्र बना है? मंगलयान का। ऐसे 200 पर भी बना है, 50 पर। तो 100 पर जो बना है वो रानी की बाव बना है। रानी की बाव क्या है? एक स्नानागार है जो कि गुजरात में स्थित है, उसका नाम है रानी की बाव। वो 100 के नोट पर बना हुआ है, वही पूछा आपसे। तो ये सब भी याद रखिए, प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि कौन से नोट पर कौन सा चित्र बना है। सारनाथ का स्तंभ किस पर बना है? शायद 50 के नोट पर, देख लीजिएगा आप लोग। 73 नंबर का प्रश्न है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मोनोपोली। मैंने आपको बताया था अभी, आपने पढ़ा होगा हिंदी में एकाधिकार। एकाधिकार बाजार किसको बोलते हैं? जहाँ पर एक ही व्यक्ति का अधिकार हो उसको मोनोपोली कहते हैं। यानी वहाँ पर स्पर्धा की कमी है, कोई स्पर्धा करने वाला है ही नहीं, एक ही लोग बेचे जा रहे हैं। 74 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे हैं? 22%। 22% ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, मतलब वो गरीब से भी गरीब हैं, अधिक गरीब हैं आप कह सकते हैं। जैसे एक गरीबी रेखा है, इसके ऊपर मान लीजिए अमीर लोग हैं, इसके नीचे गरीब हैं।
तो 22% हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे 22%। किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? मैंने आपको बताया था 1969 में। ये प्रश्न आ भी चुका है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय किया गया था। डिजिटल रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई? DER, इसको आप लोग फुल फॉर्म इसका देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था, यानी कि आप कह सकते हैं जिला ग्रामीण विकास संस्थान, आप इसको बोल सकते हैं। तो इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। FICCI का पूरा नाम क्या है? ये 77 नंबर का आपका प्रश्न है। 77 नंबर का फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फुल फॉर्म है FICCI। 78 नंबर का आपका प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित हैं? यानी कौन सी ऐसी 2 क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे 2 क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं? एक तो है आपका रेलवे और दूसरा है परमाणु ऊर्जा। यानी 1 और 3 जिसमें होगा वो सही होगा। 1 और 3 कहाँ है? यहाँ पर है, डी में। यानी ऑप्शन डी सही होगा, 1 और 3, रेलवे और परमाणु ऊर्जा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जान लीजिए। 79 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मान लीजिए मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई, यानी चीज़ें महंगी हो गई। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई। सीधे सीधे आप जान लीजिए। मुद्रास्फीति में कर की दरों में वृद्धि कर दी जाती है, जान लीजिए। कर की दरों में वृद्धि, क्योंकि जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो सरकार क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी। किसी का कॉल आ रहा है फालतू में। हाँ, तो मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में वृद्धि हो जाती है। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2013 में। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ऑप्शन सी 2013 में लागू हुआ। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, रॉबर्ट माल्थस ने दिया था। ऑप्शन सी सही होगा, रॉबर्ट माल्थस। अब ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब है, बट इसको आप याद रखिए। इसे, कौन सा उत्पाद लागत है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो उत्पाद लागत है? तो परोक्ष सामग्री, ये उत्पाद लागत। मतलब कोई चीज़ मान लीजिए हम बना रहे हैं, तो उसमें जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले, वो क्या है? वो है हमारी उत्पाद लागत। मान लीजिए हमको बिस्किट बनाना है, तो सबसे पहले हम गेहूं का बिस्कुट बना रहे हैं, तो गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी। तो गेहूं को हम लोग बोलेंगे परोक्ष सामग्री। परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष सामग्री, क्योंकि जब बिस्कुट बन जाता है तो उसमें गेहूं दिखता नहीं है कि गेहूं उसमें कहीं कहीं दाने दाने पड़े हैं, नहीं। अप्रत्यक्ष सामग्री या परोक्ष सामग्री उसी को बोलते हैं, वही होता है उत्पाद लागत। 83 नंबर का प्रश्न है, वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच अंतर क्या है? तो आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी में यही अंतर है, आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। इसी के आधार पर अंतर व्यक्त किया जाता है। 84 नंबर का प्रश्न है, सरकार कर क्यों लगाती है? देखिए, कोई कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो उसको आप ऐसे रट लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए, कहीं आ जाए एग्ज़ाम में तो टिक कर दीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था समझना थोड़ा सा कठिन है और समझाना भी, समय कम है। तो सरकार कर क्यों लगाती है भाई? सीधी सी बात है, अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए, कार्य प्रणाली चलाने के लिए राज्य टैक्स लगाती है, सरकार टैक्स लगाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ये मैंने अभी आपको बताया। सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री सरकार द्वारा, यानी जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उनकी क्रय विक्रय के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन लगाया जाता है या उससे संबंधित है। ये क्वेश्चन एक बार और भी आ चुका है, पिछले मैंने पढ़ाया भी है पीछे इसको। 86 नंबर का प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर हम विकसित करना चाहते हैं तो क्या करें? मजदूरों को समान अवसर मिले, सही बात है। किसानों का कल्याण हो, भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले, यानी ये सभी सही हैं। MSY को विस्तारित कीजिए, तो इसका मतलब है महिला समृद्धि योजना।
MSY महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। फिर 88 नंबर का प्रश्न है, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या क्या है? 4 ऑप्शन है, गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, अपराध। तो युद्ध अपराध तो आप लोग समझ सकते हैं ये नहीं होगा। सबसे गंभीर समस्या है गरीबी। हर एक देश अपने आप को गरीबी मुक्त देश घोषित करना चाहते हैं, मतलब सोचते हैं कि उनके देश से गरीबी चली जाए, और इसी क्रम में वो काम करते हैं इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो गरीबी सबसे गंभीर सामाजिक समस्या है। यहाँ पर आप देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। ऑपरेशन फ्लड दूध क्रांति से संबंधित है, आप कह सकते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, 1970, ये सब किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। फिर ये देखिए, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP की शुरुआत की गई कब? 1964-65 में। 1964-65 में शुरू की गई सघन पशु विकास कार्यक्रम। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? 322 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब हमारे देश में इतना ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछे दूध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो भारत। इतना ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं दूध है कि एक व्यक्ति के हिस्से में प्रतिदिन 322 ग्राम आता है दूध। सोच लीजिए। अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर 800 ग्राम एक व्यक्ति के हिस्से में आते हैं प्रतिदिन, जबकि पूरे देश की बात करें तो 322 ग्राम, फिर भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो हमारे देश के लोग ताकतवर होते हैं। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कॉफ़ी, कर्नाटक। मैंने आपको बताया था कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। तो भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। हालांकि असम में भी होता है, जो कि पूर्वोत्तर का राज्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी सही होगा। दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अगर चावल के क्षेत्र में देखें दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अगर पूछे गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो फिर वहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। चावल में पश्चिम बंगाल का नाम आ जाएगा। दाल में मध्य प्रदेश का नाम आएगा। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही होगा। सोयाबीन, दाल, जितनी प्रोटीन की चीज़ें आप इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, दाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, प्रोटीन के लिए दाल को हम लोग खाते हैं। सोयाबीन में भी बहुत ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन होता है। तो जितनी विटामिन की चीज़ें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें, सोयाबीन और दाल, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था? जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला स्टील संयंत्र, ये जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था। अगर हम बात करें भिलाई इस्पात संयंत्र की शुरुआत किस देश के मदद से हुई थी? तो रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र की शुरुआत रूस के सहयोग से हुई थी। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो आपका है 98 नंबर का प्रश्न, मध्य प्रदेश में पीतमपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल के निर्माण के लिए। ऑटोमोबाइल, जो कि गाड़ी से संबंधित जितने भी पार्ट्स होते हैं, वाहनों से संबंधित जो पार्ट्स होते हैं, उनका निर्माण होता है पीतमपुरा में, मध्य प्रदेश में। फिर आपका जो प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? गुजरात में है। उदयपुर कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन ए सही होगा। फिर है तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तातीपाका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, ये सारे जो लास्ट के 10 प्रश्न आप कह सकते हैं, ये भूगोल में भी पूछे जा सकते हैं। भूगोल मतलब भूगोल के साइड से भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, हो सकता है इकोनॉमिक के साइड से आ जाएं। तो तातीपाका शोधनशाला जो तेल वाला है, वो है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, मैंने तेज़ी से पढ़ाने का प्रयास किया है ताकि आपका समय बचे, मेरा भी समय बचे, और एग्ज़ाम बस मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियो, और मैं इस पर आपको मॉडल पेपर भी करा रहा हूँ, तो मॉडल पेपर भी आप लोग देख सकते हैं।